Hello and welcome dear students. This is lecture number 9 of physics. In this lecture I'll be discussing your most important topic, that is Newton's laws of motion, right? इसमें हमें पढ़ना है लॉ ऑफ इनर्शिया को, हमें इसमें पढ़ना है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ, राइट? तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट है ये थर्ड लॉ को समझना, ठीक है? थर्ड लॉ को हमें पढ़ना है, यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट यही है। और यहाँ पे जो न्यूटन्स सेकंड लॉ इम्पॉर्टेंट है, न्यूटन्स थर्ड लॉ है, यहाँ पे हमें जो एग्जांपल्स है वो हमें अंडरस्टैंड करनी है, क्योंकि वहाँ पे एग्जांपल्स आती है, फिर हमें पहचाननी होती है कि कौन सी एग्जांपल किस लॉ की है, ठीक है? न्यूटन के किस लॉ की कौन सी एग्जांपल है। और यहाँ पे हमें पढ़नी है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में हम कुछ इक्वेशंस को यूज़ करते हैं, ठीक है? तो ये हमें पढ़ना होता है। यहाँ पे हमें ज़्यादा नहीं देखना है, यहाँ पे आपको इक्वेशन आएगी तो वहाँ पे हमें पहचानना है उस इक्वेशन में v क्या बोल रहा है, u क्या बोल रहा है, t क्या बोल रहा है, a क्या बोल रहा है, ठीक है? ये हमें देखना है। और यहाँ पे है 3 टाइप्स ऑफ इक्वेशंस, तो ये हमें पढ़नी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। तो ये जो हमने ऑलरेडी मैंने आपको ये पढ़ाया है कि ठीक है, यहाँ पे मैं रिपीट करूँगा इसको। और यहाँ पे हमें इम्पल्स को पढ़ना है, ठीक है? इम्पल्स की जो यहाँ पे इसका स्टेटमेंट याद होना चाहिए कि इम्पल्स क्या बोलता है, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। पहले हमें पढ़ना है लॉ ऑफ इनर्शिया, न्यूटन्स लॉज ऑफ, जो 3 लॉ है न्यूटन के, उससे पहले हमें पढ़ने होते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, ये कंपलसरी है, ठीक है? देखिए ये क्या बोलता है, पहले हम समझेंगे इनर्शिया क्या होता है। इनर्शिया मीन्स इनएबिलिटी या रेजिस्टेंस टू चेंज, इनएबिलिटी टू चेंज या रेजिस्टेंस टू चेंज। ये कौन है? ये है, इसका मतलब लिटरल मीनिंग, अगर हम इसकी वर्ड मीनिंग देखेंगे किसकी, इनर्शिया का सिनोनियम क्या है, दैट इज़ इनएबिलिटी टू चेंज। मतलब देखिए क्या, अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है, ठीक है? अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है, वो रेस्ट पे ही रहेगी जब तक ना हम उस पर फोर्स लगाएंगे और उसको चेंज करेंगे। चेंज का मतलब यहाँ पे जब हम इस पर फोर्स लगाएंगे, कोई बॉडी रेस्ट पे है तो ये रेस्ट पे ही रहेगी जब तक ना हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे। जब एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो वो मोशन में आ जाती है। अपने आप कोई बॉडी अपनी स्टेट चेंज नहीं कर रहा है। देखिए क्या, स्टेट का मतलब यहाँ पे स्टेट, एक होता है स्टेट ऑफ मोशन, दूसरा होता है स्टेट ऑफ रेस्ट। कोई बॉडी रेस्ट पे है तो मैं बताता हूँ इट इज़ इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। कोई बॉडी मोशन में, मोमेंटम में, ठीक है, तो या मोशन में, तो उसको मैं बताता हूँ इट इज़ इन द स्टेट ऑफ मोशन, ठीक है? देखिए क्या, स्टेट ऑफ मोशन या स्टेट ऑफ रेस्ट, ठीक है? इसको समझना आप, ये रेस्ट और मोशन की बात हो रही है। किस स्टेट की है? अगर मैं बताऊँगा ये कोई बॉक्स रेस्ट पे है तो इसका मतलब है इसकी जो स्टेट है वो है रेस्ट। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो इसका मतलब है जो इसकी स्टेट है ये स्टेट ऑफ मोशन में है, मोशन स्टेट में है, ठीक है? चलिए देखिए, अब आपको समझ में आएगा। इनर्शिया मीन्स इनएबिलिटी। कोई बॉडी अपने आप स्टेट को चेंज नहीं करता है। अगर कोई बॉडी है रेस्ट पे है, रेस्ट पे ही रहेगा। अगर कोई मोशन में है, वो मोशन में ही रहेगा जब तक ना हम उन पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे और उनकी स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करेंगे। कोई बॉडी रेस्ट पे है तो ये रेस्ट पे ही रहेगी जब तक ना हम उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे। जब हमने फोर्स अप्लाई किया तो वो मोशन में आएगी। अपने आप चेंज ना होना, अपने आप चेंज ना होना मीन्स इनर्शिया। यहाँ पे हमें पढ़ने होते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया में 3 चीज़ें, रेस्ट, मोशन एंड डायरेक्शन। देखिए लॉ ऑफ इनर्शिया क्या बोलता है, इट इज़ इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी, इट इज़ इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू चेंज स्टेट ऑफ रेस्ट, यूनिफॉर्म मोशन अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन। ये 3 इम्पॉर्टेंट है। कोई बॉडी अगर रेस्ट पे है वो रेस्ट पे ही रहेगा जब तक ना हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे। ये कोई फुटबॉल ग्राउंड पे है, कोई फुटबॉल, ठीक है, ये रेस्ट पे है, क्या ये अपने आप आएगी मोशन में? नहीं, जब तक ना हम उसको किक करेंगे। ये हमें कौन बात कर रहा है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट मुझे यही बोल रहा है। कोई बॉडी है यहाँ पे, कोई बॉडी ऐसे, कोई बॉडी है यहाँ पे, ये जा रही है ऐसे इस डायरेक्शन में। देखिए ये जब जा रही है मोशन में, ये कब रेस्ट पे आएगी? ये आएगी तभी जब हम इस बॉडी पे कोई फोर्स लगाएंगे, रुकाएंगे। रुकाना मतलब यहाँ पे फोर्स लगाएंगे तो इसको रेस्ट में लाएंगे। अपने आप ये रेस्ट में नहीं आएगी, ठीक है?
ये मुझे इनर्शिया बोलता है। इनर्शिया और एक बात कर रहा है, डायरेक्शन की भी बात कर रहा है। अगर कोई बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, सपोज ईस्ट की टुवर्ड्स ईस्ट जा रहा है, वेस्ट से ईस्ट जा रहा है। देखिए यहाँ पे डायरेक्शन क्या है, वेस्ट टू ईस्ट यहाँ पे डायरेक्शन है। देखिए ये बॉडी अपने आप नॉर्थ की तरफ नहीं जाएगी, ये बॉडी अपने आप साउथ की तरफ नहीं जाएगी जब तक ना हम उस पर फोर्स लगाएंगे। तीनों में फोर्स फोर्स फोर्स। मैं फोर्स से ही स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज कर सकता हूँ, मैं फोर्स से ही स्टेट ऑफ मोशन चेंज कर सकता हूँ, मैं फोर्स से ही स्टेट ऑफ डायरेक्शन चेंज कर सकता हूँ। इनर्शिया मुझे बोलता है अपने आप कोई बॉडी चेंज नहीं होगी। अपने आप, अगर मैं रेस्ट की बात कर रहा हूँ, अपने आप अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है वो अपने आप मोशन में नहीं आएगी। अगर कोई इनर्शिया मोशन में हमें पढ़ना होता है, अगर कोई बॉडी मोशन में है वो अपने आप रेस्ट पे नहीं आएगी। कब आएगी? जब हम उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन मुझे बोलता है कोई बॉडी है, इट इज़ इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू चेंज द स्टेट ऑफ डायरेक्शन ऑफ मोशन बाय इटसेल्फ। अपने आप डायरेक्शन चेंज नहीं करेगी जब तक ना हम उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे। ये मुझे देता है कौन? इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया का जनरल स्टेटमेंट ये है। अब हम लॉ ऑफ इनर्शिया को, इसी डेफिनेशन को हम 3 टाइप्स में ब्रेक करते हैं, दैट्स इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। आई ना बात समझ में? वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ये, सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी एग्जाम्पल्स। देखिए क्वेश्चन कैसे आता है JK SSB फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में, वहाँ पे आएंगे एग्जाम्पल्स। आपको देखने वहाँ पे एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल देखिए, अगर मैं इन दोनों एग्जाम्पल्स की बात करूँगा, देखिए लीव्स फॉल डाउन व्हेन वी शेक द ट्री। लीव्स पहले क्या थे? रेस्ट पे थे। लीव्स पहले क्या थे? रेस्ट पे थे। तो जब मैंने शेक किया तो वो आए मोशन में। एग्जाम्पल में देखिए, अभी ये टेक्निकली मैं आपको समझा रहा हूँ। इस एग्जाम्पल में किसकी बात हो रही है? कोई चीज़ पहले रेस्ट पे था, जब हमने उस पर फोर्स लगाया तो वो आया मोशन में। लीव्स फॉल डाउन व्हेन वी शेक द ट्री। अगर हम इस एग्जाम्पल की बात करेंगे, अ पर्सन स्टैंडिंग इन अ बस लीन्स बैकवर्ड। देखिए अ पर्सन स्टैंड्स इन अ बस। देखिए जब हम गाड़ी स्टार्ट होती है तो हमें पीछे की तरफ एक फोर्स लगता है, हम सीट की तरफ ऐसे पीछे, वो जो बैक सीट होती है उसकी तरफ हमें एक ड्रैग होता है। जब गाड़ी स्टार्ट होती थी, पहले गाड़ी क्या थी? रेस्ट में। तो फिर गाड़ी क्या आई? मोशन में। जिस एग्जाम्पल में रेस्ट से मोशन की बात हो रही है तो उस टाइम पे हम समझेंगे ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट की एग्जाम्पल है। आपको वहाँ पे एग्जाम्पल आएगी। देयर आर अबाउट 30,000 एग्जाम्पल्स। आप कैसे एक एक एग्जाम्पल को वहाँ पे याद रखोगे? आपको क्या देखना है एग्ज़ाम में? एग्जाम्पल में किस चीज़ की बात हो रही है? अगर रेस्ट से मोशन की बात हो रही है, इसका मतलब है वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट की बात हो रही है। समझ आना इस बात को। चलिए, इनर्शिया ऑफ मोशन में इसका अपोजिट हमें याद रखना है। जिस एग्जाम्पल में मोशन से रेस्ट की बात हो रही है, इससे पहले था रेस्ट से मोशन, लेकिन इनर्शिया ऑफ मोशन में किसकी बात हो रही है? इनर्शिया ऑफ मोशन में अगर एग्जाम्पल में बात हो रही है मोशन से रेस्ट की, तो इसका मतलब है वो एग्जाम्पल है इनर्शिया ऑफ मोशन की। समझ में आई ना बात? देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है, रेस्ट से मोशन की अगर बात हो रही है एग्जाम्पल में, that means it talks about inertia of rest. If example talks about motion to rest, then it's talking about inertia of motion. समझ में आई ना बात? वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम inertia of डायरेक्शन की बात करेंगे, जिस एग्जाम्पल में डायरेक्शन की बात की होगी, ठीक है, तो उस टाइम पे हम बताएंगे ये इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की एग्जांपल है। देखिए सबसे बेस्ट एग्जांपल है जो मतलब बहुत सारे एसएससी जेकेपीएससी नहीं, मतलब जो स्टेट पीएससीज होते हैं वहाँ पे ये एग्जांपल अक्सर डालते हैं। तो दुआ करो आपके एग्ज़ाम में यही आनी चाहिए, ठीक है। व्हेन अ बस टेक्स टर्न सडनली एट कर्व द पैसेंजर्स आर थ्रोन आउटवर्ड्स। देखिए जब कोई कोई यहाँ पे रोड यू टर्न में है, जब गाड़ी ऐसे यू टर्न में जाती है तो जो पैसेंजर्स इनसाइड होते हैं उनको एक ड्रैग मिलता है, उनको एक फोर्स लगता है बाहर की तरफ। समझ में आई ना बात? तो जब ये कंडीशन होगी तो देखिए यहाँ पे फोर्स लग रहा है बाहर की तरफ, इसलिए क्योंकि बाहर की तरफ यहाँ पे लग रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात नहीं करेंगे, ये हमें इसकी बात हमने ऑलरेडी की है बाकी लेक्चर्स में, ठीक है। यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है बाहर की तरफ, ठीक है,
तो यहाँ पे ये किसकी एग्जाम्पल है? ये है एग्जाम्पल डायरेक्शन ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की। आई ना बात समझ में? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे ये है, देखिए हमारे पास होता है रेस्ट, मोशन और होती है एक्सेलरेशन। हम रेस्ट पे इनर्शिया को डिफाइन कर सकते हैं, हम मोशन पे इनर्शिया को डिफाइन कर सकते हैं, हम एक्सेलरेशन पे इनर्शिया को डिफाइन नहीं कर सकते। इसका रीज़न है, इसका मतलब ज़बरदस्त रीज़न है, लेकिन यहाँ पे आपको वो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। बस देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया ऑफ एक्सेलरेशन। ये मैंने यहाँ पे ये पॉइंट क्यों लिखा, क्योंकि इस पे एक क्वेश्चन आया था। इनर्शिया कांट बी डिफाइन ऑन, फर्स्ट था मोशन, दूसरा था यहाँ पे रेस्ट पे, और तीसरा था यहाँ पे एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन उसका सही आंसर था। हम एक्सेलरेशन पे इनर्शिया को डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो सारा क्लियर है ना। देखिए अब है यहाँ पे मोर मैस मीन्स मोर इनर्शिया। मैंने क्या बताया? इनएबिलिटी। इनर्शिया का लिटरल मीनिंग है इनएबिलिटी। देखिए अगर ये है 20 kg, ये है 2 kg, ज़्यादा इनएबिलिटी किस में होगी? ज़्यादा रेजिस्टेंस कौन शो करेगा फोर्स लगाने पे? ज़्यादा रेजिस्टेंस 20 kg वाला शो करेगा, मतलब इसके पास ज़्यादा इनर्शिया। इसके पास ज़्यादा इसलिए है क्योंकि इसका मैस ज़्यादा है। जिसका मैस ज़्यादा होता है उसका ज़्यादा इनर्शिया होता है। इनर्शिया मीन्स इनएबिलिटी। यहाँ पे इनएबिलिटी ज़्यादा किस में है? अगर दोनों पे मैं लगाऊंगा 5 न्यूटन का फोर्स, इस पे भी लगाया 5 न्यूटन का फोर्स, इस पे भी लगाया 5 न्यूटन का फोर्स, ज़्यादा इनएबिलिटी कौन शो करेगा? ज़्यादा रेजिस्टेंस कौन शो करेगा? अगर ये दोनों पहले रेस्ट पे थे, फोर्स लगाया मैंने दोनों पे 5 न्यूटन का फोर्स, यहाँ पे ज़्यादा इनएबिलिटी, यहाँ मैं बताऊँगा इनएबिलिटी मीन्स ज़्यादा रेजिस्टेंस यहाँ पे कौन शो करेगा? 20 kg वाला। रीज़न ये है क्योंकि इसका मैस ज़्यादा है। मोर मैस मीन्स मोर इनर्शिया। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक तो सारा ये जो लॉ ऑफ इनर्शिया कंप्लीट हो गया। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। तो अब हम आते हैं न्यूटन्स लॉज पे। 3 लॉज हैं न्यूटन के। एक है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। पहले हम देखते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या बोलता है। ये वही बोलता है जो हमने यहाँ पे लॉ ऑफ इनर्शिया में बात की। इसका मतलब है अगर आपके एग्जाम में आएगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग लॉ टॉक्स अबाउट इनर्शिया, तो आपको बताना है जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, ये किसकी बात कर रहा है? ये कर रहा है यहाँ पे इनर्शिया की बात, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। गिव्स डेफिनेशन ऑफ इनर्शिया। कौन? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ही मुझे देता है इनर्शिया की डेफिनेशन। चलिए ठीक है। सेकेंड लॉ सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। देखिए अभी तक आपको क्या याद रखना है? अभी तक आपको याद रखना है मोर मैस मीन्स मोर इनर्शिया। ये पहला पॉइंट है, ठीक है। इनर्शिया का लिटरल मीनिंग क्या है? दैट्स इनएबिलिटी टू चेंज या अपोजिशन या रेजिस्टेंस टू चेंज, राइट। तो यहाँ पे देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है। ये हो गए 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। और फोर्थ पॉइंट आपको क्या? हाँ, ये इनकी एग्जाम्पल्स जहाँ पे रेस्ट से मोशन की बात हो रही है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। जहाँ पे हाँ मोशन से रेस्ट की बात की गई है एग्जाम्पल में, वो मतलब किसकी एग्जाम्पल है? दैट्स इनर्शिया ऑफ मोशन की। जहाँ पे इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की बात, जहाँ पे जिस एग्जाम्पल में डायरेक्शन की बात हो रही है, यहाँ पे एक ही एग्जाम्पल है, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल यही है। तो ये आप डायरेक्ट याद रखना कि ये किसकी बात हो रही है? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की बात हो रही है, ठीक है। एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं। तो और ये हो गए 1, 2, 3, और ये हो गया 5th पॉइंट, 6th पॉइंट, 7th पॉइंट, ठीक है। साथ देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया ऑफ एक्सेलरेशन, 8 पॉइंट। और यहाँ पे 9th पॉइंट मैंने क्या आपको बताया? हाँ, कौन सा लॉ न्यूटन का जो इनर्शिया को डिफाइन करता है? दैट्स फर्स्ट लॉ। यहाँ पे इतना ही याद रखना है, कोई स्टेटमेंट याद नहीं रखना है, ठीक है। चलिए इनर्शिया याद रखा ना, तो ऑटोमेटिकली ये भी आपको याद रहेगा, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। चलिए न्यूटन सेकंड लॉ मुझे क्या बोलता है? न्यूटन सेकंड लॉ मुझे क्या बोलता है? चेंज ऑफ मोमेंटम, हाँ चेंज ऑफ मोमेंट, एक सेकेंड, हाँ ये मुझे ऐसे दिखाना आपको। चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स। चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन, इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स। मतलब जितना ज़्यादा फोर्स लगेगा उतना ही ज़्यादा मोमेंटम चेंज होगा। क्या बताया मैंने? जितना ज़्यादा फोर्स लगेगा, जितना ज़्यादा जोर लगाएंगे हम किसी ऑब्जेक्ट पे, उतना ही हम उसका मोमेंटम चेंज कर सकते हैं। सिंपल में देखिए क्या, पहले मैं आपको समझाता हूँ व्हाट डू मीन विद द मोमेंटम। मोमेंटम का मतलब मैस इनटू वेलोसिटी। मैस मीन्स वेलोसिटी, हाँ सॉरी मैस मीन्स, हाँ मैंने क्या बताया? हाँ मुझे बताना था मैस इनटू वेलोसिटी। हाँ
मास इंटू वेलोसिटी। देखिए यह यहाँ पे 5 kg, ठीक है 5 kg, ये जा रहा है इस डायरेक्शन में 6 मीटर पर सेकेंड। यह है कोई बॉक्स, चलिए ये बॉल ही मैं रखता हूँ, ये बॉल जा रही है इस डायरेक्शन में 6 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे मुझे कोई बोल रहा है इसका मास कितना है यहाँ पे, चलिए ये मुझे पता है 5 kg, इसकी वेलोसिटी यहाँ पे कितनी 6 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे मुझे कोई बता रहा है इसका मोमेंटम निकालो। मैं बोल रहा हूँ मोमेंटम मीन्स मास प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। चलिए ठीक है, मास कितना है 5, वेलोसिटी कितनी है 6, दैट्स इक्वल टू 30। अभी हम यूनिट्स पे नहीं जाएंगे, ठीक है, दैट्स kg मीटर पर सेकंड है इसका, kg मीटर पर सेकंड। ये मैंने आपको मोमेंटम ऑलरेडी क्लियर किया है, ठीक है। यहाँ पे मुझे मोमेंटम कितना निकला 30, चलिए ठीक है 30 निकला। तो यही है मोमेंटम, राइट, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। देखिए अब यहाँ पे न्यूटन सेकेंड लॉ मुझे बोलता है चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली, अभी हम रेट को ऐसे ही रखते हैं, चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। जितना ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उतना ही हम मोमेंटम चेंज करेंगे। देखिए क्या, ये मैं आपको ऐसे समझाता हूँ। यह है बॉल, फर्स्ट केस, समझ आना इस बात को, ये फर्स्ट केस, ये है बॉल, कितना kg का है 1 kg की बॉल, 1 kg की फुटबॉल। सपोज ये जब मैंने इस फुटबॉल पे यहाँ पे कितने न्यूटन का फोर्स लगाया, 5 न्यूटन का फोर्स लगाया। जब मैं फोर्स लगाऊंगा फुटबॉल पे, चलिए मैं देखता हूँ इस पॉइंट पे पहले फोर्स नहीं, देखिए जब ये इस पॉइंट पे थी, ए पॉइंट पे, ये फुटबॉल, इसका वज़न कितना था 1 kg। जब ए पॉइंट पे थी, इसकी वेलोसिटी थी पहले 4 मीटर पर सेकेंड। समझ आना इस बात को। जब मैंने इस पर 5 न्यूटन का फोर्स लगाया तो इसकी ये 4 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी चेंज होती है। जब मैंने इस पर फोर्स लगाया तो ये पहुंची बी पॉइंट पे, फिर मैंने देखा बी पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी कितनी है, दैट्स 8 मीटर पर सेकेंड। देखिए मैंने क्या आपको बताया, ये बॉल थी ए पॉइंट पे, इसका वज़न था 1 kg, ठीक है। इसको मैंने किक किया, जब ये ए पॉइंट पे था इसका जो वेलोसिटी थी दैट्स 4 मीटर पर सेकेंड। जब मैंने इस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे इसको किक किया, किक मतलब फोर्स यहाँ पे मैंने लगाया 5 न्यूटन का फोर्स, तो ये पहुँची बी पॉइंट पे। बी पॉइंट पे इसका मास चेंज नहीं होगा, मतलब फुटबॉल का मास चेंज नहीं होगा, फोर्स लगाने से मास चेंज नहीं होगा, लेकिन फोर्स की वजह से क्या चेंज हो सकता है, यहाँ पे वेलोसिटी चेंज होगी। पहले कितनी वेलोसिटी थी 4 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी, अब कितनी आई 8 मीटर पर सेकंड। अगर मैं ए पॉइंट पे इसका, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ डिफरेंट कलर से, अगर मैं इस पॉइंट पे देखूंगा इसका मोमेंटम कितना है, इसका ए पॉइंट पे मोमेंटम है दैट इज़ मास इनटू वेलोसिटी, बिकॉज मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। देखिए मास कितना है 1 इंटू वेलोसिटी कितनी है 4। यहाँ पे मुझे जो वैल्यू आ रहा है दैट इज़ 4 किसका वैल्यू आया 4 kg मीटर पर सेकेंड, ये मुझे यहाँ पे मोमेंटम का वैल्यू आया 4। अगर मैं इस पॉइंट पे निकालूँ दैट्स मास इनटू वेलोसिटी, मास कितना 1 kg, वेलोसिटी कितनी 8, तो यहाँ पे मुझे कितना आया वैल्यू 8। समझ आना इस बात को। मोमेंटम कितना है ए पॉइंट पे 4, यहाँ पे मुझे मोमेंटम कितना है दैट्स 8। 4 से 8 आना मतलब चेंज होना, यहाँ पे मोमेंटम चेंज हो गया। कितना चेंज हो गया, चेंज इन द मोमेंटम, मतलब ये मैं लिखता हूँ डी पी मीन्स चेंज इन मोमेंटम, ये डी पी चेंज इन मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनली मुझे कितना मोमेंटम आया 8, इनिशियली मेरे पास कितना मोमेंटम है दैट्स 4, चेंज कितना आया दैट्स 4। यहाँ पे मोमेंटम कितना चेंज हुआ, फोर्स मैंने यहाँ पे कितना लगाया, फोर्स मैंने यहाँ पे लगाया 5 न्यूटन का, ठीक है, 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, उससे मोमेंटम चेंज हुआ, कितना हुआ 4। यहाँ पे मुझे वैल्यू आया 4। समझ आना इस बात को। यहाँ पे मुझे मोमेंटम चेंज हो गया, 5 न्यूटन जब मैंने फोर्स लगाया तो मोमेंटम आया मुझे 4। क्या 4, चेंज इन मोमेंटम, यहाँ पे मुझे आया 4। अब मैं सेम सिचुएशन रखता हूँ यहाँ पे, देखिए सेम बॉल दूसरी सरफेस पे, ये मैं थोड़ा यहाँ पे, सेम बॉल 1 kg बॉल, देखिए 1 kg बॉल, यहाँ पे कितनी वेलोसिटी थी पहले इसकी 4 मीटर पर सेकेंड। जब इसकी यहाँ पे थी इसी बॉल की 1 kg बॉल की यहाँ पे थी ए पॉइंट पे
4 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे मैंने फोर्स लगाया, पहले मैंने लगाया था 5 न्यूटन का, यहाँ पे मैं लगाता हूँ 10 न्यूटन का फोर्स। समझ आना इस बात को। तो ये पहुँचती है बी पॉइंट पे। क्यों बी पॉइंट पे? क्योंकि फोर्स लगाया मैंने। यहाँ पे इसका मास सेम रहेगा, मास चेंज नहीं होगा। समझ में आई बात? मास कांस्टेंट रहता है बॉडी का, लेकिन यहाँ पे चेंज क्या होगा? वेलोसिटी। पहले कितनी थी वेलोसिटी? 4। यहाँ पे कितनी वेलोसिटी है? मैं रखता हूँ 12। सर आपने 12 क्यों रखा है यहाँ पे? 12 मीटर पर सेकेंड। देखिए समझ आना, यहाँ पे मैंने 4 से 8 लगाया, 4 से चेंज की, क्योंकि यहाँ पे 5 न्यूटन का फोर्स लगा था। यहाँ पे ज़्यादा फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का, तो यहाँ पे ज़्यादा वेलोसिटी चेंज होगी। यहाँ पे 4 से डायरेक्ट 12 मैंने रखा। ये मैं हाइपोथेटिकल नंबर्स यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे बी पॉइंट पे मुझे जो वेलोसिटी चेंज हुई। अच्छा ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देखूँ, जो ए पॉइंट पे इसका मोमेंटम कितना है, ए पॉइंट पे इसका मोमेंटम कितना है, मैं देखूँगा 4×1 मास टू वेलोसिटी। मास कितना है? 1 kg। वेलोसिटी कितनी है? दैट्स 4। दैट्स यहाँ पे मुझे आया 4। यहाँ पे मेरी जो मोमेंटम कितना आ रहा है? दैट्स मास इंटू वेलोसिटी। मास कितना है? 1। वेलोसिटी कितनी है? 12। दैट्स 12×1 दैट्स 12। देखिए यहाँ पे 4 से मुझे चेंज हो गया 12, यहाँ पे मुझे मोमेंटम चेंज हो गया 4 से 12। समझ आना इस बात को। तो अगर मैं यहाँ पे निकालूँ चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम को किससे रिप्रेजेंट करता हूँ? डीपी से। जैसे यहाँ पे किया था, डीपी इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम कितना है? फाइनली मुझे बी पॉइंट पे कितना मोमेंटम आया? दैट्स 12। इनिशियल मोमेंटम मुझे कितना था? दैट्स 4। यहाँ पे मुझे कितना आया वैल्यू? 8। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, देखिए हाँ, ये मुझे 8 किसका वैल्यू आया? चेंज इन मोमेंटम का। यहाँ पे मुझे चेंज इन मोमेंटम कम क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे फोर्स लगा था कम, यहाँ पे फोर्स लगा था 5 ही न्यूटन का। तो जब मैंने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, मुझे मोमेंटम चेंज हुआ 4। जब मैंने 10 न्यूटन ऑफ फोर्स लगाया, तो यहाँ पे मुझे मोमेंटम चेंज हुआ 8 से। समझ में आई ना बात? यहाँ पे चेंज ज़्यादा है, यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे फोर्स भी ज़्यादा है। दूसरे केस सॉरी पहले केस में मोमेंटम चेंज इन मोमेंटम कम है, क्योंकि यहाँ पे फोर्स भी कम है कंपैरेटिवली। सेकंड केस में देखिए यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम 8 है। रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पे मतलब 8 मीनस ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू 4। यहाँ पे 10 न्यूटन का फोर्स लगा है। समझ में आई ना? यही बोलता है मुझे, जितना चेंज ऑफ मोमेंटम ज़्यादा होगा या जितना ज़्यादा फोर्स लगेगा, उतना ज़्यादा चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा। समझ में आई ना बात? यही मुझे बोलता है न्यूटन सेकंड लॉ, ठीक है। अगर किसी जो अगर आपके घर में है कोई नीट का कैंडिडेट, अगर उसको न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अभी याद नहीं है, तो वो उसको ये वाला लेक्चर रिकमेंड कीजिएगा, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे अब आपको क्या याद रखना है, यहाँ पे मोमेंटम जितना ज़्यादा चेंज होगा तो इसका मतलब है ज़्यादा फोर्स लगा होगा, ठीक है। दैट मीन्स एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। जब हम इसको रीअरेंज करते तो हम इसको लाते हैं। देखिए यहाँ पे पहले पॉइंट थी 4 मीटर की वेलोसिटी, दूसरे पॉइंट पे आई 8, पहले थी 4 फिर आई 12। यहाँ पे क्या हुआ? चेंज, वेलोसिटी चेंज हुई। जब भी वेलोसिटी चेंज होती है तो चेंज इन द वेलोसिटी मीन्स एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी मीन्स एक्सेलरेशन, ठीक है। तो इसका मतलब है जहाँ पे ज़्यादा चेंज कहाँ पे है? ज़्यादा चेंज सेकंड केस में, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन भी ज़्यादा है। तो इसका मतलब है फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन एज वेल, ठीक है। जब मैं इसी इक्वेशन को यहाँ पे रीअरेंज करता हूँ, ठीक है, दैट इज़ एफ इज़ इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी। डी पी अपॉन डी टी मीन्स चेंज इन वेलोसिटी, एम वी माइनस यू अपॉन टी। तो यहाँ पे एम, ये सारा मुझे बन गया यहाँ पे एक्सेलरेशन, एफ इज़ ऑल्सो इक्वल टू एम इंटू एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब यहाँ पे आपको स्टेटमेंट क्या याद रखने हैं? जहाँ पे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में हम किसकी बात करते हैं? हम यहाँ पे बात करते हैं चेंज इन मोमेंटम की। चेंज इन मोमेंटम, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन मोमेंटम। यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम और फोर्स की बात हो रही है, और यहाँ पे फोर्स और एक्सेलरेशन की बात हो रही है। ये आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन में हम किस किस की बात कर रहे हैं? मोमेंटम की बात हम किस लॉ में करते हैं? वो हम करते हैं न्यूटन सेकंड लॉ में, ठीक है। चेंज इन मोमेंटम हम चेंज ऑफ मोमेंटम हम किस न्यूटन के लॉ में एक्सप्लेन करते हैं? वो हम करते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में। और फर्स्ट लॉ में हम क्या करते हैं? इनर्शिया को डिफाइन,
ठीक है। तो F इक्वल्स टू एम ए, ये सबसे मेन फार्मूला है यहाँ पे। F इक्वल्स टू एम ए, ये आप याद रखिएगा। फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना हुआ, फोर्स लगाने से एक्सेलरेशन कितना हो रहा है, तो दैट इज़ फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये मुझे यही बताता है, ठीक है। दैट्स वाई यू पुल योर हैंड्स बैक वाइल कैचिंग अ फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल। एक्चुअली जब कोई बॉल आती है, ठीक है, जब हम ऐसे कैच करते हैं तो हम अपने जो हमारा जो हाथ है वो उसको हम पीछे थोड़ा पुल करते हैं। रीज़न ये है क्योंकि जो उसका मोमेंटम है, ठीक है, उसका जो हम इसलिए पुल करते हैं ताकि हमें ज़्यादा फोर्स ना लगे, ठीक है। हम उसका मोमेंटम चेंज करते हैं, हम उसका मोमेंटम स्लोली वहाँ पे चेंज करते हैं। रीज़न ये है ताकि उस पे हमारे हाथ पे ज़्यादा फोर्स ना लगे, ठीक है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा ठीक है, यहाँ पे अगर हम 1 न्यूटन को डिफ़ाइन करेंगे, देखिए ये है कोई बॉडी 1 kg की, ठीक है, 1 kg की बॉडी है। यहाँ पे अगर मैं इसको एक्सेलरेट कराऊँ, अगर मैं इसको एक्सेलरेट कराऊँ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, ठीक है। एक्सेलरेशन का वैल्यू यहाँ पे 1 होगा। 1 kg बॉडी को मैं एक्सेलरेट कराऊँ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो वहाँ पे कितनी एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन 1 kg बॉडी पे 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रही है। ये किसकी वजह से आ रही है, जब हम 1 न्यूटन फोर्स लगाएंगे। ऐसे हम 1 न्यूटन को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, टू एवरी एक्शन देयर इज़ ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोज रिएक्शन, एंड एक्शन रिएक्शन पेयर एक्ट साइमल्टेनियसली ऑन डिफरेंट बॉडीज़। देखिए क्या समझ आना सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, ठीक है। एवरी एक्शन देयर इज़ इक्वल एंड अपोज रिएक्शन। देखिए क्या, यह कोई बॉल यहाँ पे, यह वॉल यहाँ पे, ठीक है, दीवार है कोई, यहाँ पे मैंने इसको स्ट्राइक कराया, ठीक है, इस बॉल को स्ट्राइक कराया। तो ये बॉल जब यहाँ पे आई, स्ट्राइक हुई, तो यहाँ पे ये वापस इसलिए आ रही है, देखिए स्ट्राइक करने के पास वापस आई, यहाँ पे वापस आई, ठीक है। वापस इसलिए आई क्योंकि इस पे लगा सेम अमाउंट का फोर्स। पहले जब बॉल ने इस वॉल पे फोर्स लगाया, कितना लगाया, 5 न्यूटन का फोर्स। इस वॉल ने भी इस पे कितना फोर्स लगाया, वापस 5 न्यूटन का फोर्स। 5 न्यूटन का फोर्स यहाँ पे इस वॉल ने भी इस बॉल पे लगाया, राइट। तो इसका मतलब है जितना एक्शन आया था, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है, एक्शन कितना न्यूटन आया था, कितने न्यूटन का फोर्स एक्शन से हुआ था, 5 न्यूटन का फोर्स। रिएक्शन से कितना हुआ, सेम, जितना एक्शन का फोर्स होगा उतना ही रिएक्शन का फोर्स। अगर यहाँ पे एक्शन में आता 10 न्यूटन का फोर्स, मतलब बॉल ने वॉल पे लगाया होता 10 न्यूटन का फोर्स, तो वॉल भी कितने न्यूटन का फोर्स लगाता, वापस 10 न्यूटन का फोर्स। आई ना बात समझ में। दिस द एवरी एक्शन देयर इज अपोज एंड इक्वल रिएक्शन। यहाँ पे बॉल ने वॉल पे किया एक्ट, वॉल ने वापस बॉल पे किया रिएक्ट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होता है। मतलब जो आने वाला फोर्स है, ठीक है, मतलब जो एक्शन का फोर्स होगा, अगर इसका मैग्नीट्यूड है 5 न्यूटन, तो जो रिएक्शन का फोर्स है उसका भी मैग्नीट्यूड होगा 5 ही न्यूटन, ठीक है। ये पहली बात है। दूसरी बात, हमें क्या लगता है पहले एक्शन होती है बाद में रिएक्शन होती है, नहीं, ये साइमल्टेनियस है, मतलब सेम टाइम पे, जिस टाइम पे एक्शन होती है उसी टाइम पे रिएक्शन होती है। ये दूसरा स्टेटमेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। हमें लगता है पहले एक्शन होगी बाद में रिएक्शन होगी, नहीं, दीज आर साइमल्टेनियस। साइमल्टेनियस मीन्स दे आर एक्टिंग एट द सेम टाइम, मतलब सेम टाइम पे एक्शन भी हो रहा है, सेम टाइम पे रिएक्शन भी हो रहा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और यहाँ पे हमें पढ़ना है हाँ देखो, यहाँ पे मैंने लिखा है साइमल्टेनियस, नो टाइम लैग ऑन डिफरेंट बॉडीज़। इसका मतलब है ये नहीं कि पहले सेकंड में यहाँ पे एक्शन आ रही है, दूसरे सेकंड में यहाँ पे रिएक्शन आ रही है, नो, देयर इज़ नो टाइम लैग, ठीक है। यहाँ पे तीसरी बात ये है, फोर्स इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, मतलब फोर्स पे डायरेक्शन है। देखिए ये पहले बॉल ने इस वॉल पे लगाया, किस डायरेक्शन में फोर्स, इस डायरेक्शन में फोर्स। वॉल ने बॉल पे वापस फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में। अगर ये है 5 न्यूटन, ये भी है 5 न्यूटन, लेकिन यहाँ पे दोनों फोर्सेस अपोजिट में है। देखिए यहाँ पे एक है ईस्ट डायरेक्शन में, दूसरा है वेस्ट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने लिखा है फोर्स बाई ए ऑन बी इज इक्वल टू माइनस फोर्स बाई बी ऑन ए, राइट। तो यहाँ पे है बॉल ने जो वॉल पे यहाँ पे फोर्स लगाया वो एक डायरेक्शन में था,
फिर वापस जो बॉल ने बॉल पे वापस फोर्स लगाया वो दूसरे डायरेक्शन में था, ठीक है। तो यहाँ पे नेट फोर्स क्या है, देखिए ये है नेट फोर्स। यहाँ पे इस पॉइंट पे नेट फोर्स कितना होगा, एक फोर्स है यहाँ पे 5 न्यूटन, यहाँ पे नेट फोर्स कितना है 0। थर्ड लॉ में नेट फोर्स होता है 0, समझ आना इस बात को। यहाँ पे साइमल्टेनियस सबसे इंपॉर्टेंट है, देयर इज़ नो टाइम लैग बिटवीन एक्शन एंड रिएक्शन, राइट। तो यहाँ पे एक्शन एंड रिएक्शन पेयर इसको बताया जाता है, ठीक है। ये अपोजिट में, और ये दोनों फोर्सेस अपोजिट में आपस में, ठीक है। तो इसीलिए ये है यहाँ पे माइनस का साइन। माइनस का साइन मुझे यहाँ पे बोलता है जो एक्शन रिएक्शन फोर्सेस है वो अपोजिट में होते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है FAB, इसका मतलब है FAB का मतलब ये सबस्क्रिप्ट में AB फोर्स ऑन A ड्यू टू B, FBA फोर्स ऑन B ड्यू टू A, राइट। नेट फोर्स हियर इज 0, नेट फोर्स हियर इज 0। एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज़, देखिए बॉल ने किस पे एक्ट किया, वॉल पे। वॉल ने वापस किया, यहाँ पे 2 बॉडीज़ डिफरेंट बॉडीज़ है, ये एक ही बॉडी नहीं है, यहाँ पे 2 बॉडीज़ इन्वॉल्व है, ठीक है। 2 फोर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मतलब अगर इस डायरेक्शन में लगा 5 न्यूटन का फोर्स तो वापस डायरेक्शन में लगेगा यहाँ पे 5 न्यूटन का फोर्स, समझ में आई ना। एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, यहाँ पे दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। दिस लॉ कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम सेकंड लॉ, हम फर्स्ट लॉ को भी डिराइव कर सकते हैं सेकंड लॉ से, और थर्ड लॉ को भी हम डिराइव कर सकते हैं। इसीलिए सबसे फंडामेंटल लॉ कौन है इनमें से, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड लॉ में सबसे इंपॉर्टेंट है सेकंड लॉ, ठीक है। इनको हम डिराइव, बाकी लॉज को हम सेकंड लॉ से डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक तो सारा क्लियर है। इन्वॉल्वमेंट ऑफ 2 बॉडीज सबसे इंपॉर्टेंट है न्यूटन्स थर्ड लॉ में, इन्वॉल्वमेंट ऑफ 2 बॉडीज़ है, ठीक है। यहाँ पे साइमल्टेनियस, देयर इज़ नो टाइम लैग बिटवीन 2। चलिए यहाँ तक तो सारा क्लियर है। अब है यहाँ पे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, हम 3 तरह के मोशन इक्वेशंस यहाँ पे यूज़ करते हैं। एक है v इज इक्वल टू यू प्लस AT, दूसरा है s इक्वल्स टू या x इक्वल्स टू UT प्लस हाफ अप टू AT स्क्वायर, और यहाँ पे है और एक दैट इज़ v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS। देखिए v का मतलब है यहाँ पे, जहाँ पे भी आप देखोगे, देखिए ये है v मीन्स फाइनल वेलोसिटी। A पॉइंट पे कितनी वेलोसिटी थी, पहले पॉइंट पे कितनी वेलोसिटी थी, दैट इज़ u इनिशियल वेलोसिटी। फिर बाद में जब फोर्स लगा जो वेलोसिटी है वो कितनी आई, दैट इज़ v, यहाँ पे चेंज हुई वेलोसिटी। ये इस v को बोला जाता है फाइनल वेलोसिटी। u को हम रिप्रेजेंट करते हैं, सॉरी इनिशियल वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं u से, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन कितनी हुई, जब वेलोसिटी चेंज होती है तो एक्सेलरेशन होती है, वो वेलोसिटी, वो एक्सेलरेशन कितनी है, ठीक है, वो एक्सेलरेशन कितनी है उसका मतलब है a। टाइम कितना लगा मुझे वेलोसिटी को चेंज करने में, दैट्स टाइम t, ठीक है, इसको बोला जाता है टाइम t। यहाँ पे आपको सिर्फ v इक्वल टू यू प्लस AT, अगर आप इनको याद रख सकते हो तो अच्छी बात है, अच्छी बात है। देखिए यहाँ पे है, इसको बोला जाता है v इक्वल टू यू प्लस AT। v मीन्स वेलोसिटी, t मीन्स एंड का क्या है यहाँ पे टाइम, इसको बोला जाता है वेलोसिटी टाइम रिलेशन। पहला क्या है v, लास्ट पे क्या है यहाँ पे t, इसका मतलब है वेलोसिटी टाइम रिलेशन। समझ आना सबसे इंपॉर्टेंट है। इस a को यहाँ पे एक्सेलरेशन तो बोला जाता है, लेकिन ये यूनिफॉर्म या कांस्टेंट एक्सेलरेशन है हमेशा, ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं है, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, ठीक है। यहाँ पे इसको बोला जाता है पोजीशन टाइम रिलेशन, ये है पोजीशन, ये है टाइम, इसको बोला जाता है पोजीशन टाइम रिलेशन। यहाँ पे s भी होगा, x भी होगा, ठीक है। पोजीशन का मतलब दूसरा नाम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन भी इसको बोलते हैं, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन। जहाँ पे पहले होगा x या s होगा तो इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट। x का मतलब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, u मीन्स इनिशियल वेलोसिटी, t मीन्स टाइम, 1/2 तो कांस्टेंट, a मीन्स यूनिफॉर्म और कांस्टेंट एक्सेलरेशन, t मीन्स यहाँ पे टाइम, ठीक है। यहाँ पे ऐसे इसको यहाँ पे मैंने लिखा है ना, x का मतलब है s भी, यहाँ पे s से भी रिप्रेजेंट करते हैं हम डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन को, इसको बोला जाता है पोजीशन भी या डिस्प्लेसमेंट भी। तो यहाँ पे है मुझे वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन। देखिए पहले है वेलोसिटी, फिर लास्ट में क्या है यहाँ पे s मीन्स पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। पोजीशन का दूसरा नाम है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे इसको बोला जाता है वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन या पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन भी हम इसको बोल सकते हैं। v का मतलब फाइनल वेलोसिटी, u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ पे a मीन्स यूनिफॉर्म और कांस्टेंट एक्सेलरेशन, s मीन्स s या x को हम बोलते हैं पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर हम किसी nth सेकंड में अगर कोई बॉडी जा रही है यहाँ से यहाँ तक, इसको लगे 10 सेकंड, समझ आना, यहाँ पे लगे होंगे 2 सेकंड, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, 4, यहाँ पे 9 सेकंड, यहाँ पे 10 सेकंड लगे a पॉइंट से b पॉइंट तक पहुँचने में।
तो ये फार्मूला हम तब यूज़ करते हैं जब हम देखते हैं किसी पर्टिकुलर सेकंड में इसको कितना टाइम लगा, 9th 9th या 10th सेकंड में इसको कितना टाइम लगा, तो ये हम उस टाइम पे ये फार्मूला हम यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे u मीन्स इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, a मीन्स कांस्टेंट एक्सेलरेशन कितनी है, n मीन्स यहाँ पे किस सेकंड की बात हो रही है, हमें किस सेकंड में यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, 8th सेकंड में निकालनी है, 5th सेकंड में निकालनी है, ये हम तब यूज़ करें, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। चलिए ये चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बताई है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप प्रीवियस लेक्चर देखोगे तो ये वहाँ पे मैंने न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को, वहाँ पे मैंने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा है, ठीक है। तो सेम है वो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट और एक बात है, जो ये जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू ये किसने फाउंड किया था, वो किया था हेनरी कैवेंडिश ने, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे सिर्फ, बाकी मैंने ऑलरेडी आपको चीज़ें बताई है, सिर्फ आपको यहाँ पे याद रखना है। और एक बात, जो अर्थ पे होती है कांस्टेंट, मतलब अगर कोई ये बॉडी है, ये इस अर्थ इस बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर दिया है, ठीक है, मतलब फोर्स लगा रही है, वर देयर इज़ फोर्स देयर इज़ एक्सेलरेशन, देयर इज़ द पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है। यहाँ पे इस बॉडी पे अर्थ फोर्स लगा रही है, तो यहाँ पे फोर्स है, तो यहाँ पे अर्थ ने इसको एक्सेलरेट किया होगा। इस एक्सेलरेशन का वैल्यू है यहाँ पे 9.8 मीटर पर सेकेंड, और ये कांस्टेंट रहती है। अगर कोई बॉल आती है ना नीचे, वहाँ पे एक ही चीज़ कांस्टेंट रहती है, एंड दैट इज़ एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन यहाँ पे कांस्टेंट रहती है, ठीक है, यहाँ पे 9.8 मीटर पर सेकेंड। बाकी सारी चीज़ें इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी का वैल्यू, मतलब वेलोसिटी यहाँ पे चेंज होती है, ठीक है। ये सारा कुछ तो क्लियर है। ये मैंने फ्री फॉल ये मैं ऑब्जेक्टिव में आपको MCQs में सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। तो ये हो गया आज का जो लेक्चर था, ये मैंने कंप्लीट किया। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे मैं आपको पढ़ाऊंगा सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, जहाँ पे हमें पढ़ना है कन्वेंशनल सोर्स एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। चलिए गाइस, थैंक यू, दुआ में याद रखिएगा, थैंक यू।